हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है रिएक्ट को इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल करने के साथ साथ हमने जो है रिएक्ट के बारे में समझा था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर जो है ये फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इतना सारा जो फोल्डर बना है ये सब चीज़ें क्या है। उससे पहले मैं रन करूंगा, तो जब जब आप रिएक्ट ऐप को रन करेंगे आपको हमेशा करना है इस तरह से। CLS से आपका टर्मिनल हो जाएगा क्लियर, आपको करना है npm run dev। ठीक है, आप npm run dev से रिएक्ट ऐप को जो है रन करेंगे। तो मैं रन क्या हूँ, लोकल होस्ट 5173 और ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर ब्राउजर ओपन करके आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट 5173, तो आपका रिएक्ट ऐप जो है चल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका रिएक्ट ऐप चल चुका है। अब समझते हैं ये जो इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर बन गए हैं ये सब चीजें क्या है। तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा, तो कंट्रोल जे फॉर जोकर से आप बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल+J। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वीट कॉन्फ़िग से स्टार्ट करते हैं। तो वीट कॉन्फ़िग क्या है, हमने रिएक्ट को वीट के थ्रू इंस्टॉल किया है। तो ये वीट का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर प्लगइन में जो है आपका आ रहा है रिएक्ट। ठीक है, अब प्लगइन में आपका रिएक्ट आ रहा है। अगर आप जो है रिएक्ट को वीट से ना करके किसी और नेस्ट.जेएस से करते तो वहां पर नेस्ट.जेएस का कॉन्फ़िग आपको मिलता। तो ये वीट का कॉन्फ़िग है, यानी कि ये जस्ट दिखा रहा है कि आपने जो है रिएक्ट को वीट से इंस्टॉल किया है। readme.md क्या होता है, ये रीडमी फाइल होती है। ठीक है, मतलब कि जब आप अपने कोड को गिटहब पर डालोगे तो आप इसमें बता सकते हैं कि उस कोड को कोई भी इंसान जो है कैसे डाउनलोड कर सकता है। तो उसका आप पूरा स्टेप देंगे कि सबसे पहले वो npm करेगा, npm i करेगा, ये सब चीजें तो आप बताएंगे। तो इसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, उर्दू में लिख दो, पंजाबी में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो चाहे वो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये जस्ट आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देने वाला फाइल है। आपका इसमें जो है पूरा डिटेल रहेगा कि आप जो है कोई भी इंसान आपके ऐप को कैसे यूज कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, तो आप इसको जो है दें या फिर ना दें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैकेज.जेसन क्या होता है, पैकेज.जेसन जो है ये बोल सकते हैं ये आपके फाइल का जो है पूरा का पूरा जो है डिटेल रखता है। ठीक है, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसका पूरा लेखा जोखा इस पैकेज.जेसन के पास होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर index.js तो हमने स्टार्टिंग में दिया था। ठीक है, वर्जन अभी है 0.00, यानी कि आप जो रिएक्ट ऐप पहली बार बनाए थे ये उसका वर्जन है। ठीक है, अब ये आपको ये भी बताएगा कि आपके ऐप में कौन कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है, यानी कि ये पूरा जो रिएक्ट ऐप है, ये रिएक्ट ऐप क्या क्या यूज करके जो है चल रहा है, क्या क्या चीजें आपने इसमें इंस्टॉल की हैं। तो हमने यहाँ पर रिएक्ट इंस्टॉल किया है और रिएक्ट डोम ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो जब जब हम आगे चलकर बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे उन सब का वर्जन जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, सबका लिखा जोखा होगा। ठीक है, यानी कि आप इसको एक रजिस्टर समझ सकते हो, जैसे कि कॉलेज में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनका रोल नंबर रहता है, जीमेल आईडी रहता है, फोन नंबर रहता है। उसी तरह से ये आपका रजिस्टर है जो जिसमें पूरे रिएक्ट ऐप की जानकारी है। इसको आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब क्या है कि ये जो नोड मॉड्यूल है अगर ये डिलीट हो गया तो अगर आपके पास ये पैकेज.जेसन है तो आप केवल npm i करेंगे तो ये ये नोड मॉड्यूल फिर से आ जाएगा। इसलिए भी ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, जो जो फाइल मैं आपको बता रहा हूँ उन फाइलों को आप टच भी नहीं करेंगे। कहाँ कोड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पैकेज log.json क्या होता है, पैकेज log.json का बड़ा भाई ये बोल सकते हैं। इसमें आपको इन डिटेल में जो है आपको जो है चीजें जो है दी जाती हैं, यानी कि पैकेज.जेसन से डिटेल आपको इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। इसमें जितने भी मॉड्यूल यूज हुए हैं, जितने भी पैकेजेस यूज हुए हैं, उनका आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको भी छिड़खानी नहीं करना है। ये एडवांस वर्जन है आपके पैकेज.जेसन का। अब जो है नेक्स्ट है आपका, हम index.html पर बाद में आएंगे। सबसे पहले जो है ES लिंट कॉन्फ़िग को समझते हैं। तो ES लिंट कॉन्फ़िग क्या होता है, देखिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है जिसका नाम होता है ES लिंट। तो यदि आपके कोड में कुछ एरर है, कहीं पर आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है या फिर कहीं पर आपने कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं किया है, तो उसकी मदद से वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये जो है दिया जाता है ताकि जो है कुछ भी एरर ना हो, कोई भी बग ना हो, इसीलिए ये फाइल जो है दी जाती है। ठीक है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि आपको कोड को कैसे लिखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट है आपका गिट इग्नोर। तो गिट इग्नोर क्या होता है, जब हम गिटहब पर अपने कोड को डालते हैं तो हम ये जो नोड मॉड्यूल है इस फोल्डर को नहीं डालते। ये फोल्डर का साइज बहुत बड़ा होता है। अभी भी आप क्या कीजिए, आप अपने जो है इसमें आइए और यहाँ पर इसको जो है नोड मॉड्यूल को राइट क्लिक कीजिए
और राइट क्लिक करके जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये जो फाइल है मोर देन जो है देखिए 83 MB का है, जबकि अभी हमने इसमें कुछ ज्यादा इंस्टॉल ही नहीं किया है, केवल रिएक्ट इंस्टॉल किया है। तो जब आप और भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे यानी कि और भी पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो ये फाइल का साइज जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, ये 150-200 MB तक हो जाता है। तो हमें इसको गिटहब पर नहीं डालना होता है, तो हम क्या करते हैं गिट इग्नोर बनाते हैं। तो गिट इग्नोर में जो जो फाइल का आप नाम देंगे वो फाइल को इग्नोर कर देगा, वो फाइल आपके गिटहब पर नहीं जाएंगी। ठीक है, गिटहब पर एट मैक्स आप 75 MB तक का ही फाइल डाल सकते हो। तो मुझे जो है अगर इस रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय करना है तो मुझे इसको पहले गिटहब पर डालना पड़ेगा, तो मैं नोड मॉड्यूल को नहीं डालूंगा, इसलिए यहाँ पर नोड मॉड्यूल का नाम जो है दिया गया है। यानी कि किसी भी फाइल को अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, वो गिटहब पर नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर गिट इग्नोर नाम के फाइल में जो है उसका नाम जो है आप दे देंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे index.html पर। देखिए index.html क्या है, ये आपका जो है सबसे पहला फाइल है। ठीक है, इसी फाइल के कारण जो आपका यहाँ पर आउटपुट है, ये आउटपुट जो है चल रहा है। ठीक है, आपके रिएक्ट में केवल एक ही index.html फाइल होती है। ठीक है, रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कहा जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही index.html होता है। इसी फाइल में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिक कंटेंट जो है डंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्यू दिख रहा है रूट, ये इस रूट नाम के ड्यू में सारा का सारा कंटेंट जो है डंप हुआ है, और यह script.js जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट की मदद से इस रूट नाम के ड्यू में कंटेंट जो है आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइटल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल आपका वीट प्लस रिएक्ट आ रहा है, ये index.html से ही आ रहा है। अगर मैं इस टाइटल को चेंज कर दूं इस तरह से, इसको मान लीजिए मैं कर दूं इस टाइटल को चेंज करके मैं कर दूं रिएक्ट, इस तरह से रिएक्ट कर दूं, WDM कर दूं, वेब डेमोस्ट्रेट कर दूं, तो देखिए वहां पर टाइटल जो है चेंज हो जाएगा। यानी कि जो आप ये पेज देख रहे हैं, ये पेज आपके index.html से ही आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस फाइल को आप छेड़खानी नहीं करेंगे। यदि आपको गूगल फॉन्ट लगाना है या बूटस्ट्रैप का CDN लगाना है, टेलविन का CDN लगाना है, तब जो है आप इस फाइल में CDN का लिंक डालेंगे। बाकी इस फाइल में आपको कोडिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, ये जो है आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारा का सारा कोड इस ड्यू में आ जाता है, क्योंकि ब्राउजर केवल index.html को ही समझता है। ठीक है, तो ये है आपका index.html। अब आते हैं, अब हम SRC में बाद में आएंगे। ठीक है, हम SRC को बाद में आएंगे। अब देखिए, अब आ जाते हैं हमारे पब्लिक फोल्डर में। तो पब्लिक फोल्डर क्या है, तो पब्लिक फोल्डर एक फोल्डर है जिसके अंदर जो है आप इमेजेस, ऑडियोस, वीडियोस रख सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी चीजें रखेंगे वो पब्लिकली अवेलेबल होगा आपके पूरे के पूरे ऐप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए वीट.svg है, ये जो वीट का आइकन है यहाँ पर रखा गया है। तो आप कुछ भी चाहे, जो चाहे आप वो रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नोड मॉड्यूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोड मॉड्यूल, और आपको इसको छेड़खानी नहीं करनी होती है। ठीक है, सारे के ये आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपके रिएक्ट का इंजन है। जैसे हर कार का एक इंजन होता है, बाइक का इंजन होता है, उसी तरह से आपके रिएक्ट टाइप का जो इंजन है वो आपका नोड मॉड्यूल है। इसी में ही सारा का सारा जो है आपका कोड लिखा गया है, जिससे कि क्या हो रहा है, आपका रिएक्ट टाइप चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं index.html में आ जाऊँ। ये इस तरह से देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं index.html में आ जाऊँ और index.html में आकर यहाँ पर जो है WDM मैं कर दूं 18 कर दूं इस तरह से, तो ये ऐसा क्या चीज है कि ऑटो रिफ्रेश हो गया। ये जो ऑटो रिफ्रेशिंग वाला काम है, जिसको हॉट रिलोड कहा जाता है, ये सारा का सारा चीज इस नोड मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है। ये सारा कोड नोड मॉड्यूल के अंदर ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये नोड मॉड्यूल जो है आपके रिएक्ट ऐप का इंजन है। आप जो है फ्यूचर में जो भी लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी या पैकेज इंस्टॉल करोगे, सब इसी के अंदर ही इंस्टॉल होने वाली है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपका रिएक्ट भी इसी के अंदर में है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ देखिए ये है आपका रिएक्ट। तो आप रिएक्ट का कोड भी आप देख सकते हो कि रिएक्ट में जो है कितना कोडिंग की गई है, आप जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपको रिएक्ट का कोड जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिएक्ट पैकेज का जो है आपको कोड जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्ट के बाद यहाँ पर आपका रिएक्ट डॉम है, तो आप रिएक्ट डॉम को भी जाकर देख सकते हैं कि रिएक्ट डॉम के अंदर जो है कितनी कोडिंग की गई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको इसको छेड़खानी नहीं करनी है। पूरा का पूरा जो रिएक्ट लाइब्रेरी है, क्योंकि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से ही बना है, जावास्क्रिप्ट को बेटर वे में लिखने का तरीका ही रिएक्ट है, तो ये पूरा का पूरा कोड आपका इस नोड मॉड्यूल के अंदर में है। तो आप इस नोड मॉड्यूल को कभी भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको टच भी नहीं करेंगे। इंजन को कभी भी टच नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब जो है अगर हमें इधर कोड नहीं करना, ऊपर कोड नहीं करना, तो कहाँ कोड करना है? आपको कोड करना है एसआरसी में। तो एसआरसी को समझते हैं। एसआरसी मतलब क्या है? एसआरसी मतलब है सोर्स, जहां से ये आपका सोर्स एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो एसआरसी में सबसे पहले आपको दिखेगा एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर आप अपनी रिएक्ट ऐप की संपत्ति रख सकते हो। संपत्ति यानी कि क्या होगा? इमेजेस होगा, वीडियोस होगा, ऑडियोस होगा। या तो आप पब्लिक में रख दो या तो आप एसेट्स में रख दो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है एसेट्स के बाद ये देखिए यहाँ पर रिएक्ट का एसवीजी है। देखो यहाँ पर रिएक्ट का जो है लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है। एसेट्स के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है मेन डॉट जेसिक्स में, ठीक है। तो मेन डॉट जेसिक्स जो है क्या है? देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप ये देखो, ये जो है आपका रूट है, आईडी रूट है। इस रूट को जो है आपके यहाँ पर जो है, मैं इसको स्पेस दे दूं, आपके मेन डॉट जेसिक्स में क्या किया गया है? यहाँ पर टारगेट क्या है? देखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रूट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका आईडी का नाम चेंज करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, इन केस अगर आप जो है खेलने के लिए, समझने के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो इसका नाम अगर आपने केवल आर ओ किया, रोट किया, तो यहाँ भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आर ओ टी करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, ठीक है। तो ये जो ड्यू है, इस ड्यू को टारगेट किए हैं कहां पर? मेन डॉट जेएसएक्स। इस मेन डॉट जेएसएक्स में हमने इस ड्यू को टारगेट किया है और इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट जो है डाला जा रहा है, ठीक है। मेन डॉट जेएसएस के बाद जो है आपको अगला आना है एप डॉट जेएसएस में। और एप डॉट जेएसएस आपका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको कंटेंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके एप डॉट जेएसएस से ही आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आपको यहाँ पर वीड प्लस रिएक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर इस वीड प्लस रिएक्ट की जगह ये जो H1 है, यहाँ पर मैं चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं कर दूं वेब डेव मास्टरी कर दूं, वेब डेव मास्टरी, वेब डेव मास्टरी, और वेब डे मासी करके यहाँ पर मैं डेस्क कर दूं, इस तरह से सुमन कर दूं, तो देखिएगा ये टाइटल आपका चेंज हो जाएगा, वेब डे मास्टरी, और आपका जो है सुमन जो है आ चुका है। तो ये जो जितना कंटेंट आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा कंटेंट आपके एप डॉट जेएसएस से आ रहा है। तो कोड यहाँ पर काम कैसे करता है समझिए। देखिए सबसे पहले आपका एप डॉट जेएसएक्स है, आपने एप डॉट जेएसएक्स में कोड लिखा है, ये एंट्री पॉइंट है। सारा कोड कैसे भी करके इस फाइल पर लिंक होना चाहिए। एप डॉट जेएसएक्स पर आपने कोड लिखा। अब एप डॉट जेएसएक्स का कोड कहां पर गया? मेन पर गया। मेन पर कैसे चला गया? क्योंकि मेन में आपने एप डॉट जेएसएक्स को इंपोर्ट किया है। जैसे कि क्या है कि आईफोन है, ठीक है। आईफोन अभी भारत में बनना शुरू हुआ है, वो पहले भारत में नहीं बनता था। तो हम क्या करते थे? हम यूएस से इंपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करके यूज करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से हमने एप डॉट जेएसएस का कोड को चलाना है, तो एप डॉट जेएसएस के कोड को हमने मेन में क्या किया है? इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से और उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऐप को हमने यहाँ पर शो किया है, तो ये जो ऐप का कंटेंट है, ये कहाँ पर जा रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट पर। तो रूट क्या है? रूट कहाँ से आ रहा है? रूट आ रहा है आपके एचटीएमएल से। एचटीएमएल में ये लिंक कैसे है? एसआरसी, ये देखिए सोर्स में क्या? एसआरसी मेन डॉट जेएसएस, ये आपस में जो है लिंक है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है? एप डॉट जेएसएस का कोड, एप डॉट जेएसएस का कोड कहाँ जा रहा है? मेन में जा रहा है। मेन का कोड कहाँ पर जा रहा है? मेन का कोड आपके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जा रहा है। यानी कि एंड ऑफ द डे आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही जो है चलता है, ठीक है। ब्राउजर के और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ही समझता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है इंट्रो। एप डॉट सीएसएस क्या है? जो आप स्टाइलिंग देख रहे हैं, ये आपका एप डॉट सीएसएस से भी आ रही है। थोड़ा सा स्टाइलिंग एप डॉट सीएसएस में है और आपका थोड़ा सा स्टाइलिंग इसमें इंडेक्स डॉट आपकी सीएसएस में है। तो ये दो फाइल क्यों दिया गया है? देखिए इंडेक्स डॉट सीएसएस ये ग्लोबल सीएसएस है, यानी कि जो भी सीएसएस आप यहाँ लिखेंगे ये पूरे के पूरे आपके रिएक्ट ऐप में अप्लाई होगी, ठीक है। ये ग्लोबल सीएसएस क्यों है? क्योंकि मेन डॉट जेएसएस में आपका इंडेक्स डॉट सीएसएस इंपोर्ट है, ठीक है। तो मेन डॉट जेएसएस में इंपोर्ट है, इसलिए ये क्या हो गया? ग्लोबल सीएसएस हो गया, ठीक है। और एप डॉट सीएसएस क्या है? एप डॉट सीएसएस में जो कोड लिखेंगे वो केवल ऐप में अप्लाई होगी। अगर फ्यूचर में मैं कुछ दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा तो वो जो है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कुछ जो है करेंगे क्लीन अप। देखिए सबसे पहले ये जो एसेट्स है, इस एसेट को मैं करूंगा डिलीट, आप इसको उड़ा दो इसको। और जो है आप एप डॉट सी एस एस को इस तरह से उड़ा दीजिए, हमें जरूरत नहीं है। और जो है इंडेक्स डॉट सी एस एस का पूरा कोड आप हटा दीजिए और हटाने के बाद जो है आप यहाँ पर बॉडी करें और बॉडी करके कीजिए यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, ठीक है। बॉडी करें और बॉडी करके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कीजिए यहाँ पर ब्लैक और नॉर्मल कलर कीजिए यहाँ पर आप कीजिए व्हाइट, ठीक है। नॉर्मल कलर आप करेंगे व्हाइट, व्हाइट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कुछ ऐसा रखें, ठीक है। और एप डॉट जेएसएक्स है, तो एप डॉट जेएसएक्स से भी हमें जो है पूरा कोड को उड़ा देना है, इस तरह से पूरा कोड उड़ा देंगे, ठीक है।
तब पूरा कोड उड़ाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे कंपोनेंट। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम कोड में आते हैं, अब हम बनाएंगे कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, रिएक्ट में हर एक फाइल कंपोनेंट कहलाती है, रिएक्ट की दुनिया में हर एक फाइल कंपोनेंट कहलाती है। जैसे कि आप जो है ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या हो गए, आप हो गए व्यूअर, ठीक है। उसी तरह से अगर आप बैंक में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। यदि आप जो है कॉलेज जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आप स्टूडेंट बन जाएंगे। उसी तरह से रिएक्ट में हर एक फाइल को हम कंपोनेंट बोलते हैं, रिएक्ट की दुनिया में हर एक फाइल आपकी कंपोनेंट कहलाती है, ठीक है। तो एप भी एक कंपोनेंट है, मेन भी आपका कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाना है। तो मैं कंपोनेंट जो है कैसे बनाऊंगा, देखिए। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आपको एरो फंक्शन आना चाहिए, और एरो फंक्शन आपको अगर नहीं आता तो आप आ जाइए हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज में, और वहां से जो है आप जावास्क्रिप्ट के लेक्चर देख लीजिए। और हमने जावास्क्रिप्ट में जो है एरो फंक्शन जो है मैं यहाँ पर सर्च करूँ एरो फंक्शन, देखिए एरो फंक्शन भी हमने कवर किया है लेक्चर नंबर 36, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं करूंगा इस तरह से कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट करके एप बनाऊंगा, और एप करके एरो फंक्शन बनाऊंगा। अब एरो फंक्शन करके इस तरह से मैं करूंगा रिटर्न, मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। और रिटर्न क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा इस तरह से ड्यू, और ड्यू करके मैं करूंगा यहाँ पर हेलो, हेलो करूंगा, ठीक है। अब जो है जैसे कि हमने बोला कि ये जो फाइल है एफ डॉट जेएसएस कहाँ पर इंपोर्ट हुई है, मेन डॉट जेएसएस में। तो अगर ये फाइल जो है मेन डॉट जेएसएस में इंपोर्ट हुई है, तो मुझे यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि चाइना कोई चीज भारत भेजेगा तभी तो भारत उसको इंपोर्ट करेगा, पहले चाइना एक्सपोर्ट करेगा फिर भारत इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप एप। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर हेलो जो है आ चुका है। इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर हेलो जो है आपका आ गया है, ठीक है। तो ऐसे चीजें जो है काम करती हैं। अब समझो कि यहाँ पर आपने कॉन्स्ट लिखा, एप लिखा, और आपने रिटर्न किया हेलो, तो आपको इसी तरह से करना है। और ये हमने सिंपल सा बना लिया हमारा रिएक्ट में कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं रिएक्ट में सिंपल सा कंपोनेंट। अब देखिए, अब जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि यहाँ पर जो है देखिए कि यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया है, तो आपको इंपोर्ट ऐसे करना है, इंपोर्ट एप फ्रॉम एप डॉट जेएसएस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप का मतलब ये है कि आप इसको जो है कुछ ऐसे कर सकते हो, देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐप इस तरह से कर सकते हैं, और डायरेक्टली एक ही लाइन में इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से ड्यू, और यहाँ पर दे दीजिए हेलो, इस तरह से आप इस तरह से एक ही लाइन में लिख सकते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। लेकिन जब मैं ये लिखा तो ये हो गया आपका, ये हो गया कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। तो ऐसा क्यों है, जब आप इस तरह से एक्सपोर्ट को एक ही लाइन में लिखते हो, तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस समय आपको इसको कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए कि जब आप एक्सपोर्ट की वर्ड को फंक्शन बनाते टाइम, या आपने एरो फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन बनाते टाइम ही आप दे देंगे, तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उसको आपके फाइल के नाम को, फंक्शन के नाम को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखना पड़ेगा। जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे तो आपको चल जाएगा। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर दूं, इस तरह से रिमूव कर दूं, तो ये देखिए ये आपका जो है नहीं चला, ठीक है। तो ये आपको जानना जो है जरूरी है, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो इस तरह से कॉस्ट ऐप बनाया, और ऐप बना के आप एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इस तरह से आपने डिफॉल्ट किया, ऐप किया, तो इसका मतलब क्या है, जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे तो आपको पहले तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप जब इंपोर्ट करेंगे तो इसका नाम आप जो चाहे दे सकते हैं, ऐप की जगह पर आप जो है यहाँ पर इस तरह से सुमन दे दो, आप इस तरह से सुमन दे दो। और जब आप यहाँ सुमन दे रहे हो तो आप जब यूज करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर सुमन भी देंगे, ठीक है। तो आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में, तो आपको चल जाएगा। तो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि इसका नाम बाय डिफॉल्ट ऐप होगा, अगर आप कुछ नाम नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐप होगा, लेकिन आप जो चाहे वो नाम आप दे सकते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको इस तरह से ऐप ही देना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, रिएक्ट में जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे, ये कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट है, तो हमेशा वो कैपिटल केस में ही होना चाहिए, ये रिएक्ट का रूल है, ठीक है। रिएक्ट में सारे कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर शुड बी इनटू द कैपिटल केस, रिएक्ट में सारे कंपोनेंट के
पहला लेटर कैपिटल केस में होना चाहिए और यहाँ पर .jsx होता है एक्सटेंशन, .js नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले हम आपके क्रिएट रिएक्ट टाइप से बनाते थे तो उसमें JS चलता था, लेकिन जब से Vite आया है तब से आपको JSX ही करना है, ठीक है। तो app.js हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये आपको जो है कंपोनेंट जो है समझ में आया होगा और आपको जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी समझ में आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा नोट्स में आ जाएंगे और नोट्स में आने के बाद जो है देखिए, हाँ अब समझते हैं कि JSX क्या होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट हमने देख लिया, अब JSX समझिए। तो JSX क्या है? JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML यानी कि आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ठीक है। तो देखिए, जब आप कंपोनेंट बनाओगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूं। देखिए, आप क्या करेंगे, RAFC करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका इस तरह से एक जो है आपको स्निपेट मिल जाएगा, आपको जो है इस तरह से जो है कंपोनेंट मिल जाएगा। लेकिन ये मैंने RAFC किया तो आया कैसे? देखिए, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो एक्सटेंशन के सेक्शन पर आइए और एक्सटेंशन के सेक्शन पर आने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करो और उस एक्सटेंशन का नाम है आपका ES7। ये देखिए, ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ठीक है। ये देखिए 15 लाख, ये 15 लाख क्या है, 15 करोड़ 62 लाख, 15 करोड़ 62 लाख 5,814 डाउनलोड हो चुका है। यानी कि देख रहे हो कितने लोग रिएक्ट सीख रहे हैं भाई, ठीक है, इतनी डिमांड है ये। तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ सर्च करो ES7, इस तरह से ES7 रिएक्ट ये, और जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा ES7 रिएक्ट नेटिव स्निपेट। आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसी एक्सटेंशन से शॉर्टकट आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास ये बहुत बढ़िया बढ़िया आइकन आ रहे हैं, फोल्डर के आइकन। तो ये अगर आपको आइकन चाहिए तो एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है आपका मटेरियल। इस तरह से आपको करना है मटेरियल आइकन थीम, आपको इसको इंस्टॉल करना है। 2 एक्सटेंशन, ES7 और ये मटेरियल आइकन थीम। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेट फाइल आइकन करना है और यहाँ पर मटेरियल आइकन को चूज कर लेना है इस तरह से। तो आपका जो है इस तरह से मेरे जैसा आइकन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और जब भी आप इस तरह से RAFC करेंगे, देखिए RAFC का मतलब क्या होता है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है। RAFCE इस तरह से करेंगे, RAFCE, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे तो समझते हैं। तो JSX का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो ये आपका देखिए, ये जावास्क्रिप्ट ये आपका HTML ही है, रिएक्ट प्रॉपर HTML की तरह ही दिखता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर H1 लिखा और इस तरह से हेलो लिखा, तो मेरा जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेलो आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सुंदर हेलो आ चुका है। अब मैं क्या करूँ, आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर H1 किया और यहाँ पर H1 करके मैं यहाँ पर 2+5 लिखा, ठीक है। मैं सबसे पहले इस तरह से 2+5 लिखता हूँ। तो जब मैंने 2+5 लिखा तो यहाँ पर देखिए ये हार्ड कोडेड 2+5 आ रहा है, जो कि आना ही चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2+5 कर तो 7 आ जाए। तो कैसे होगा, देखिए। तो यही JSX है, यानी कि JSX का मतलब क्या है कि आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2+5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इस 2+5 को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी लिखते हैं वो एज अ जावास्क्रिप्ट ट्रीट होता है। यानी कि अगर मुझे कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखना है तो मुझे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और जब मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखूंगा तो वो कहलाएगा JSX, ठीक है। अब देखिए 2+5 किया तो यहाँ पर 7 आ गया, और इसी को मैं अगर डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करके जो है यहाँ पर मैं 2-7 किया तो वही ऑब्वियस बात है -3 आ जाएगा। और इसी को जो है अगर मैं डुप्लीकेट किया और 2×5 किया तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। ये मेरा जो है 10 जो है आ चुका है। तो ये है आपका JSX। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप क्या लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ कॉस्ट, और कौन सा यहाँ पर नेम बनाया और नेम में जो इस तरह से मैंने डाल दिया सुमन। नेम में सुमन डालने के बाद जो है मैं क्या करूँ, यहाँ पर मुझे इस नेम को दिखाना, तो क्या करूंगा, मैं H1 H2 कुछ भी यूज कर सकता हूँ। इस तरह से H1 और नेम इक्वल टू इस तरह से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट जो है लिखेंगे, यानी कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लूप लगाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो आप जो है यहाँ रिटर्न के पहले लिखेंगे। याद रखिएगा, रिटर्न के पहले लिखना है और आपको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इसके बाहर और इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना है।
आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है। अगर मैं मान के चलो इस तरह से एक और बनाऊं, कॉस्ट जो है एन कॉस्ट नम्स बनाऊं, तो मैं यहीं पर डिक्लेयर करूंगा। आपको जावास्क्रिप्ट यहीं पर लिखना है। जब इस जावास्क्रिप्ट को आपको यूज करना है, तो जब आप यूज करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपके डिव के अंदर यूज करना है, इस रिटर्न के अंदर आपको यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं नेम किया, और नेम में आपके वेरिएबल का नाम, तो मेरे वेरिएबल का नाम नेम था, इस तरह से नेम दे दिया, और एक और h1 बनाऊंगा, h2 बनाऊंगा, और नम्स करूंगा, और नम्स में मैं इस तरह से कर सकता हूं यहाँ पर नम्स, ठीक है। इस तरह से मैं देख सकता हूं। अब मैं देखूंगा तो इस तरह से जो है मैं इसको छोटा कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पर हेलो 2+5 और यहाँ पर नेम सुमन और नम्स जो है 10 जो है आ चुका है, ठीक है। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप चाहे तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए कॉस्ट पर्सन बनाया, और पर्सन करके इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लूंगा, और यहाँ पर मैं नेम दे दूंगा, और नेम में मैं दे दूंगा इस तरह से सुपरमैन, और नेम में सुपरमैन करके जो है यहाँ पर मैं जीमेल दे दूंगा, और जीमेल में मैं दे दूंगा superman@gmail.com, इस तरह से। अब मुझे दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। इन सबको हम हटा देते हैं। तो दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बना लूंगा h1, और मैं नेम करूंगा, तो नेम में क्या करूंगा, नेम करूंगा, और नेम करके कर्ली ब्रैकेट। तो आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, पर्सन डॉट कहाँ पर जाना है, नेम में, इस तरह से नेम कर दो। नेम के बाद आपको ईमेल दिखाना है, तो पर्सन डॉट आप ईमेल कर दो, पर्सन डॉट आपका जीमेल कर दो, इस तरह से, और इसको भी आप जीमेल चेंज कर दो। तो इस तरह से आपका JSX जो है काम करता है, ठीक है। यही आपका जो है JSX होता है। देखिए यहाँ पर जो है आ चुका है। इतना ही सिंपल चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं। अब जो है एक और चीज समझिए, आपका जो रिएक्ट है, आपका जो रिएक्ट है वो एक बार में एक ही चीज को रिटर्न करता है। यानी कि जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न, फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा ना, 10 वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक डिव है जिसमें हेलो वगैरह वगैरह लिख रखा है। मैं ये चाहता हूँ इस डिव के नीचे में एक h1 बनाना चाहता हूँ। देखिए मैंने बनाया इस तरह से हाय, तो जैसे ही मैंने इस डिव के नीचे एक h1 बनाया, ये मेरा आ गया एरर। अब एरर क्यों आ रहा है जनाब, एरर क्यों आ रहा है, एरर नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। देखिए एरर आ गया, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कि आपका फंक्शन एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, उसी तरह से ये रिएक्ट है, रिएक्ट भी क्या है, फंक्शन है। रिएक्ट ये जो ऐप है, ऐप क्या है, ऐप एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन, ये फंक्शन भी एक टाइम पर एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा, जो कि है एक आपका ड्यू। या तो आप इस ड्यू को कमेंट कर दो, इस ड्यू को इस तरह से कमेंट कर दो, तो वो h1 को रिटर्न कर देगा, और h1 को रिटर्न करेगा तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा हाय। तो या फिर आप जो है इस ड्यू को अनकमेंट करो, तो इस h1 को कमेंट करो। दोनों में से कोई एक बार में केवल एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है। या फिर अगर आप ये h1 लिखना ही चाहते हैं तो इसको ड्यू के अंदर लिखें, लेकिन मुझे जो है मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करवाने हैं, तो मैं कैसे करूंगा। तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप क्या करते हो, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू किसी फंक्शन से रिटर्न करानी है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं एरे करूंगा ना, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, एरे में मल्टीपल एलिमेंट क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ एरे तो नहीं बना सकते, तो एरे नहीं बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हम यूज करेंगे फ्रेगमेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट जो है इस तरह से एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट को फ्रेगमेंट कहा जाता है। रिएक्ट में एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट को फ्रेगमेंट कहते हैं। इस फ्रेगमेंट के अंदर में आपको सारे के सारे कोड को डालना होता है। अब यहाँ पर आप जो है एक एलिमेंट रिटर्न करो, 2 एलिमेंट करो, 10 करो, 20 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक और ड्यू चाहूँ तो एक और ड्यू कर दूं, और यहाँ पर मैं लिख दूं इस तरह से h1 में लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं सुमन, ठीक है। h1 में इस तरह से सुमन लिख दूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस एम्प्टी ब्रैकेट को कहा जाता है फ्रेगमेंट। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा फ्रेगमेंट ही यूज करें, आपको हमेशा फ्रेगमेंट ही यूज करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए हाय, और यहाँ पर सुमन जो है आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आई होंगी। हमने JSX वगैरह कवर कर लिया। तो यहाँ पर जो है आप ये नोट्स को पढ़िए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। इमीडिएट एक्सप्रेशन बेबल से कैसे कंपाइल होता है मैंने आपको लिख के दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट भी कर लिया, कंपोनेंट और क्रिएट करके, और जो है हमने उसको कॉल भी किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये रीयूजेबल कंपोनेंट ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करें, एक कमेंट कीजिए, ठीक है। बताइए कि जो है कैसा लग रहा है आपको ये रिएक्ट का लेक्चर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, हंसते रहिए। तब तक जो है
हम मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।